हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित कुमार, एक पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम एनआईटी दुर्गापुर। हम लोग पिछले लेक्चर तक देख लिए थे कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट किए थे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट थ्रू सिग्मा बॉन्ड और इंडक्टिव इफेक्ट का हम लोग पूरा चर्चा कर चुके थे कि इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियली मूवमेंट हमारा थ्रू सिग्मा बॉन्ड कैसे होता है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट मूवमेंट थ्रू पाई बॉन्ड, जिसे बोलोगे रेजोनेंस। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस। हम लोग इसमें भी सीखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, और उसके जो स्ट्रक्चर बनने वाले होंगे उसे बोलोगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें कि पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होंगे एक एटम से दूसरे एटम का, उस प्रोसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस आखिर होता क्या। तो ध्यान रखना है कि रेजोनेंस, ठीक है, पहले हम लोग कुछ एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे एसीटोन का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं CH3 C++O और CH3। ठीक है, एक हमने ये एसीटोन का स्ट्रक्चर हम लोग बनाया है। जनरली हम लोग जब भी एसीटोन का स्ट्रक्चर बनाते थे तो ऐसे ही बनाते थे। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर एसीटोन का बनाया है। ये हमारा एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या हमारा एक लुईस स्ट्रक्चर है किसका, एसीटोन का। ये हमारा एक लुईस स्ट्रक्चर एसीटोन का, जिसमें कि हमारा ये पाई बॉन्ड, हमारा एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। इसमें पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भी है हमारा। ठीक है, इसमें पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करते हैं, इसी को हम और एक लूज स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, CH3 CO- प्लस और CH3। एक और आपको बना कर दिखा रहे हैं, CH3 CO प्लस कार्बन माइनस और CH3। ठीक है, तो एक ही लूज स्ट्रक्चर हमने लिया था एसीटोन का, ये जो कि न्यूट्रल था पहले। इसी लूज स्ट्रक्चर को हमने दो और लूज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया। एक ही लूज स्ट्रक्चर को दो अलग अलग लूज स्ट्रक्चर में ड्रॉ किए। तो ये जो प्रोसेस है ना, ध्यान रखना है कि ये भी एक लूज स्ट्रक्चर है, ये भी एक लूज स्ट्रक्चर है और ये भी एक लूज स्ट्रक्चर है। और ये तीनों के तीनों लूज स्ट्रक्चर आगे हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथेटिकल है, मतलब रियल है ही ना। एसीटोन का ये रियल स्ट्रक्चर है, ना ये है और ना ये। तो अभी देखना है कि रेजोनेंस क्या होते हैं। एक ही लूज स्ट्रक्चर को दो अलग अलग लूज स्ट्रक्चर में या दो से ज्यादा लूज स्ट्रक्चर में ड्रॉ करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेजोनेंस। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेजोनेंस। सिंपल सी है। ठीक है, एक ही लूज स्ट्रक्चर को अलग अलग लूज स्ट्रक्चर में ड्रॉ करना टू एक्सप्लेन सम प्रॉपर्टी बाय दिस मॉलिक्यूल्स और बाय दिस मॉलिक्यूल। जैसे ये मॉलिक्यूल्स बताना चाह रहा है इसमें पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे मूव करेगा, इसमें ये बताना चाह रहा है कि ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास मूव करके चला है। ठीक है, इसमें मतलब पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, मूव गया, इसके पास ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला गया। इसमें कार्बन का इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला है। दूसरा प्रॉपर्टी और भी एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक बन गया और ये कार्बन न्यूक्लियोफिलिक बन गया। ठीक है, तो रेजोनेंस एक हमारा हाइपोथेटिकल फेनोमेना होता है। हाइपोथेटिकल फेनोमेना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया ये तो रियल है ही नहीं। तो रेजोनेंस लिख लेंगे डेफिनेशन, इट इज ए हाइपोथेटिकल फेनोमेना इन व्हिच बी यूज्ड टू ड्रॉ different loose structure, different hypothetical loose structure which is drawn from the single loose structure to explain some property. This is called resonance। इस फेनोमेना को रेजोनेंस बोलोगे और जो स्ट्रक्चर हमने बनाया इसे बोलोगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि रेजोनेंस है तो एक हाइपोथेटिकल फेनोमेना। जब ये हमारा हाइपोथेटिकल फेनोमेना, ऐसे जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो भी क्या हमारा हाइपोथेटिकल। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ना ये रियल है, ना ये रियल है, ना ये रियल है, तीनों के तीनों कैसे होते हैं, हाइपोथेटिकल। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि रेजोनेंस का जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं। और रेजोनेंस फेनोमेना भी कैसे होते हैं, तो हाइपोथेटिकल फेनोमेना होते हैं। तो ये ना ये रियल स्ट्रक्चर है, ना ये रियल है, ना ये रियल है, आपको हम रियल स्ट्रक्चर के आसपास लेके चलते हैं। मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड CH3C डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस और CH3 और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कनेक्टर। ठीक है, देखते हैं ये स्ट्रक्चर एसीटोन का, ये स्ट्रक्चर एसीटोन का और ये तीनों RS है, तीनों RS है। लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे यदि कंट्रीब्यूशन का बात करोगे तो इसका लगभग 80% कंट्रीब्यूशन होगा, इसका लगभग 25% कंट्रीब्यूशन होगा, इसका लगभग आपका वही 4 से 5% का कंट्रीब्यूशन होगा। इसमें ये कंट्रीब्यूशन होगा रियल स्ट्रक्चर में, मतलब हाइब्रिड के स्ट्रक्चर में। ये हमारा रियल स्ट्रक्चर बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो कि रियल के आसपास मैच करेंगे, मतलब रियल मॉलिक्यूल्स के आसपास यही स्ट्रक्चर मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि रियल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड के स्ट्रक्चर में तीनों का कंट्रीब्यूशन जितना होगा उसी का हम लोग हाइब्रिड बनाएंगे। जैसे इसका हमने देख लिया और ये देखो, ये दोनों का कंट्रीब्यूशन ज्यादातर है, तो यही दोनों से मिला के हम लोग हाइब्रिड का स्ट्रक्चर बना लेंगे। मतलब
इस मॉलिक्यूल से बोल रहा है CH3CO, यहाँ भी कॉमन है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो ये दोनों का एवरेज हमने डॉट दिखा दिया। यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे माइनस, तो ये दोनों का एवरेज एक तरीका से डेल्टा माइनस, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे प्लस, तो डेल्टा प्लस। इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, कहाँ पे देखना है, रेजोनेंस के हाइब्रिड के स्ट्रक्चर में। तो ये तो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पे, कौन सा मॉलिक्यूल जितना स्टेबल है या नहीं। तो हम लोग पहले क्या सीखेंगे कि रेजोनेंस का स्ट्रक्चर पहले बनाए कैसे। पहला तो ये हमारा दिमाग। दूसरा जो है हम लोग सोचेंगे कि सर जब ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस है या हाइपोथेटिकल फेनोमेना है, तो हम तो अपने मन से कुछ भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्योंकि जब हाइपोथेटिकल है तो हम तो कुछ भी बना सकते हैं। हाँ, तो ये तो मन में सवाल आया कि हाइपोथेटिकल है तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि आप कुछ भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ रूल्स आएंगे, ठीक है, जिससे कि हम लोग उस रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग RS ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हो जाएगा पूरा सिलेबस, मतलब रेजोनेंस का। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जैसे ये तीनों हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, लेकिन रियल स्ट्रक्चर में इस तीनों का कितना कंट्रीब्यूशन होगा वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम लोग आएंगे कि रेजोनेंस का पहले कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, ताकि हम लोग समझ पाए कि रेजोनेंस का स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाएंगे, क्या वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर रियल में, मतलब रियल में तो किस नहीं करेंगे, लेकिन जो रूल्स हम लोग बनाएंगे उसी रूल्स को फॉलो करते हुए आपको RS ड्रॉ करना है, या जो RS आप बनाए हैं उस RS में आपका वो रूल्स फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रूल्स टू फॉलो, रूल्स टू फॉलो वाइल ड्राइंग RS, वाइल ड्राइंग RS। जब भी आप RS बनाइएगा तो आपको ये फॉलो करते हुए रहना है कि कौन कौन सा रूल आपको फॉलो करना है RS बनाते टाइम। है तो हाइपोथेटिकल, लेकिन ये रूल्स को फॉलो करना। इसमें सबसे पहला रूल ध्यान रखेंगे, एटम ऑफ द न्यूक्लियाई, एटम ऑफ द न्यूक्लियाई शुड बी फिक्स, एटम ऑफ द न्यूक्लियाई शुड बी फिक्स। एटम जो होगा न्यूक्लियस का वो फिक्स होना ही चाहिए। जैसे एग्जांपल हम लोग लिख रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और एक और स्ट्रक्चर हमने बनाया हाइपोथेटिकल CH3C O माइनस प्लस और CH3। इसमें देखेंगे पहले भी CH3 था, अभी भी CH3, यहाँ CO पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि पाई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो सकता है। CH3 ठीक है। इसमें क्या बोलोगे, एटम हमारा क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब एटम्स हमारा मूव नहीं कर रहा। तो जब भी एटम्स मूव नहीं करेगा तो हम लोग सिंपल बोलेंगे कि हमारा RS हो सकता है, पहला रूल के अनुसार ये हमारा RS है, ठीक है। दूसरा और बोलेंगे, जैसे इसी में मान लें कोई हमारा ऐसे भी हो सकता है CH3, या हम लोग और स्ट्रक्चर भी बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड C OH और CH3। ये भी है हमारा हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर को सोच सकते हैं, हाँ सोच सकते हैं, लेकिन बोले क्या ये दोनों RS होगा या नहीं होगा, तो बोले यहाँ से CH3 है, यहाँ पे क्या है CH2, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मूवमेंट हो गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन कहाँ उठ के चला गया, लग रहा है यहाँ पे, इसका मतलब इसमें एटम का मूवमेंट हो रहा है। तो जहाँ पे एटम्स का मूवमेंट होगा उसे हम लोग रेजोनेंस के स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि रेजोनेंस हमारा है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखना है, आपको बाउंड का मूवमेंट नहीं देगा, तो ये हमारा RS नहीं है, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल तो है, लेकिन आपको सिर्फ क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। इसमें कि सबसे पहला रूल लिखेंगे एटम हमारा मूव नहीं करना चाहिए। दूसरा रूल लिखेंगे द सम ऑफ टोटल चार्ज, द सम ऑफ टोटल चार्ज, द सम ऑफ टोटल चार्ज शुड बी सेम, शुड बी सेम। टोटल चार्ज जो आपके मॉलिक्यूल्स में पहले था और अभी है वो सेम होना चाहिए, मतलब हर एक RS में सम ऑफ चार्ज सेम होना ही चाहिए। जैसे इसमें टोटल चार्ज 0, इसमें टोटल सम ऑफ चार्ज एक प्लस एक माइनस, तो ओवरऑल हमारा 0 हो गया। मतलब ये रूल 1 भी फॉलो कर रहा है, रूल 2 भी फॉलो कर रहा है। इसमें भी चेक करो तो रूल 1 ही गलत हो रहा है, लेकिन चार्ज तो सेम है दोनों, ठीक है। तो आपको तीनों के तीनों रूल, मतलब आगे एक रूल और लिखेंगे उसमें, जैसे एक और हम आपको चेक करने के लिए देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 C O रेडिकल्स और CH3, ठीक है। तो बोले क्या ये दोनों आपस में RS होगा या नहीं होगा। पहला रूल बोलोगे कि एटम्स तो हमारा अपने जगह पे है, एटम्स मूव नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरा बोलेंगे इसमें हमारा चार्ज बोलोगे 0, इसमें भी चार्ज 0, तो ये दोनों रूल अभी हमारा सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी दोनों रूल सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग और भी पढ़ेंगे अगला रूल 3 रूल, तो बताएंगे ये दोनों आपस में RS नहीं होगा। तो फिलहाल अभी दोनों समझना कि दोनों रूल इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक रूल और लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, total number of unpaired electrons, total number of unpaired electrons should be same, total number of unpaired electrons भी सेम होना ही चाहिए,
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। इसमें बोलोगे टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब यूपी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में कितना है 0, लेकिन इसमें एक अनपेयर्ड यहाँ पे है कार्बन रेडिकल्स और एक हमारा ऑक्सीजन पे रेडिकल्स है, ठीक है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रल्स होते हैं, तो एक अनपेयर्ड यहाँ पे एक अनपेयर्ड यहाँ पे, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया 2, मतलब इसमें रूल 3 गलत हो रहा है, तो ये दोनों आपस में आर एस नहीं होगा। तो आर एस उसी स्ट्रक्चर को बोलोगे जिसमें कि तीनों के तीनों रूल सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो इस तीनों रूल को थोड़ा लिख लेंगे और ध्यान देंगे। तो सबसे पहला रूल है हमारा एटम ऑफ द न्यूक्लियस शुड बी फिक्स, दूसरा बोलोगे टोटल चार्ज हमारे आर एस में सेम होना चाहिए, और तीसरा बोलोगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारा सेम होना चाहिए। ये हमारा आर एस जो हम लोग हाइपोथेटिकल बनाओगे स्ट्रक्चर, उसमें ये तीनों रूल सही होना चाहिए, तीनों रूल्स को फॉलो करना चाहिए। हम कुछ क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं, हम कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड CH3। आपको चेक करना है कि ABCD में चारों के चारों RS है या AB RS है, BC RS है, या आपको चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और नॉट, मतलब आपको बस रूल लगाना है। तो पहला रूल क्या बोले, एटम हमारा क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। CH3 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 फिक्स है, CH 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 फिक्स है, CH 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 सही है, CO 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 CH3 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 सब जगह, मतलब एटम अपने जगह पे फिक्स है, एटम का मूवमेंट नहीं हो रहा। दूसरा बोलेंगे टोटल सम ऑफ चार्ज, इसमें सम ऑफ चार्ज 0, सम ऑफ चार्ज 1 प्लस 1 माइनस 0, इसमें 2 प्लस 2 माइनस, तो ओवरऑल 0, 1 प्लस 1 माइनस, टोटल सम ऑफ चार्ज 0। फिर देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 0, कहीं भी रेडिकल्स नहीं, कहीं भी रेडिकल्स नहीं, कहीं भी रेडिकल्स नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या है 0, ठीक है। तो बोलो ये चारों के चारों हमारा क्या होंगे आपस में आर एस, ये चारों के चारों हमारा आर एस स्ट्रक्चर हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सर ये आर एस तो हम लोग चारों होंगे, लेकिन इस चारों में स्टेबल ज़्यादा कौन होगा, तो उसके लिए हम लोग जैसे आगे पढ़ेंगे तो हम लोग सीखेंगे कि आर एस का स्टेबिलिटी भी कैसे अरेंज करते हैं। लेकिन अभी हमको सिंपल देखना है कि कौन स्ट्रक्चर आर एस होगा, कौन स्ट्रक्चर आर एस नहीं होगा, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे और एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, जैसे बेंजीन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, तो बेंजीन का कोई ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकता है और बेंजीन का कोई ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे ये दोनों क्या आपस में आर एस है या नहीं, ठीक है। तो बस वही रूल, पहला एटम तो सब जगह फिक्स है, कार्बन कार्बन एक हाइड्रोजन सब जगह CH CH, दूसरा बोलोगे चार्ज 0 चार्ज 0, तीसरा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है, मतलब ये दोनों आपस में कौन सा, ये दोनों आपस में आर एस है, मतलब ये दोनों आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। और आगे पढ़ेंगे इसमें कि इसे बोलते हैं केक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है, केक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है, केक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो ये दोनों फिलहाल हमारा क्या है आर एस है अभी। तो बस हमको अभी ये पढ़े कि रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फेनोमेना है, तो जब भी आप इसको बनाएंगे तो ये तीनों रूल को ध्यान रखते हुए बनाएंगे। हम लोग और आगे पढ़ते हैं और आगे कुछ प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि रेजोनेंस जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, तो रेजोनेंस जो हमारा जो पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको हम लोग, अच्छा रेजोनेंस हमारा क्या बोलेंगे, परमानेंट इफेक्ट होते हैं। कैसा इफेक्ट होते हैं, परमानेंट इफेक्ट होते हैं, जो कि ऑपरेट करते हैं हमारा थ्रू पाई बॉन्ड के थ्रू हमारा ये ऑपरेट होंगे। अब ध्यान रखने की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो होगा रेजोनेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें कि सिग्मा बॉन्ड के कारण भी होते हैं रेजोनेंस, लेकिन ऑर्गेनिक में ध्यान रखना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का इधर उधर होगा, उसी इफेक्ट को पढ़ेंगे हम लोग रेजोनेंस में, उसी से स्ट्रक्चर जो बनेगा उसे बोलोगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखना कि रेजोनेंस हमारा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड होगा, उसे बोलोगे, तो मतलब रेजोनेंस होने के लिए पाई बॉन्ड ऑर्गेनिक में जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे कि रेजोनेंस को हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। पहले एक हम लोग बोलोगे जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक को बोलोगे लोकेलाइज्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ड्रॉ करना सीखेंगे तब, और एक जगह हमारा हो सकता है डीलोकेलाइज्ड, एक होगा हमारा डीलोकेलाइज्ड, ठीक है। लोकेलाइज्ड का मतलब व्हेन द पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन द पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स
आर रिस्ट्रिक्टेड ओवर ओनली 2 एटम, इसे बोलते हैं लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 एटम के बीच में मूव करना शुरू करे, उसे बोलोगे लोकलाइज्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये मान लेते हैं पाई बॉन्ड हमने ड्रॉ किया, तो इस पाई बॉन्ड का एक ऑर्बिटल डायग्राम भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा पी ऑर्बिटल्स, ये भी हमारा पी ऑर्बिटल्स, इसमें हमारे एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, एक ऑर्बिटल्स यहाँ, तो पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगी। तो अब यहाँ पे क्या केस हो सकता है, तो यहाँ पे केस ये हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है इससे ऑर्बिटल्स मूव कर जाए, तो ये ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, खाली, इसके पास क्या आ जाएंगे, माइनस चार्ज। तो ये हमारा बन जाएगा ऐसे, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव किया, तो ये बन जाएगा हमारा पी ऑर्बिटल्स खाली, ये बन जाएगा प्लस चार्ज, ये बन जाएगा माइनस। तो ये जो हमने जो बनाया आरएस, ये दोनों आपस में क्या होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया हमारा। लेकिन ये दोनों कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए, तो इसे बोलोगे सर सिंपल लोकलाइज्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। लेकिन आपके एग्जाम में से पूछा जाएगा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर है या नहीं, उससे आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा रेजोनेंस है, लोकलाइज्ड है या डी लोकलाइज्ड है। लेकिन आपको बता रहे हैं कि लोकलाइज्ड का मतलब बोलेंगे जब भी हमारा पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स 2 ही एटम के बीच में है ना, सिर्फ इस और इस एटम के बीच हो सकता है इसका इलेक्ट्रॉन्स इसमें चला जाएगा, तो इसका आ जाएगा प्लस, इसका आ जाएगा माइनस, इसका इसमें गया तो ये माइनस, ये प्लस, ऐसे करके। तो जब भी पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन 2 एटम के बीच में ही सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड होगा, तो उसे बोलोगे हम लोग लोकलाइज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसे बोलते हैं लोकलाइज्ड, मतलब पाई बॉन्ड 2 ही एटम के बीच में फिक्स होगा। जैसे और भी एग्जांपल देख सकते हैं, CH3Cl, CH3C ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें भी पाई बॉन्ड है, तो इसको हम लोग अभी बनाएंगे RS, तो ऐसे ही बना सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड N- और प्लस, ये दोनों आपस में RS तो है, लेकिन कैसा RS है, लोकलाइज्ड RS, क्योंकि इसमें हमारा ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे चला गया, नाइट्रोजन के पास चला गया, मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास मूव करके चला गया, तो सिर्फ 2 ही एटम पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा। इस प्रोसेस को बोलोगे सिंपल लोकलाइज्ड। और इससे जो स्ट्रक्चर बना है तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही, लेकिन इस स्ट्रक्चर को और भी अच्छा से बता सकते हैं, तो लोकलाइज्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। हम लोग पढ़ते हैं कि डी लोकलाइज्ड क्या है, क्योंकि हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म सिलेबस जो है वो वाइड में हमारा डी लोकलाइज्ड पढ़ना, डी लोकलाइज्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सीखना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि डी लोकलाइज्ड क्या होते हैं। तो डी लोकलाइज्ड का बात करेंगे तो जब भी पाई बॉन्डेड का इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, व्हेन द पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओवर ओनली 2 एटम। जब पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन 2 एटम के बीच में रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, 2 से ज्यादा एटम्स पे जब पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे डी लोकलाइज्ड, या उसे बोलेंगे डी लोकलाइजेशन। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मान लेते हैं हम लोग ये पिक्चर एक बना रहे हैं, ठीक है, इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं हम लोग, एकदम बना सकते हैं। देखिए ये हमारा हो गया एक पी ऑर्बिटल्स, ये हो गया हमारा एक पी ऑर्बिटल्स, ये भी हमारा एक पी ऑर्बिटल्स, ये भी हमारा पी ऑर्बिटल्स। ठीक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है तो क्या केस हो सकता है कि हमारा ए बी सी और डी, ठीक है, तो हो सकता है ये ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाए, ये इसमें चला जाए, ये इसमें चला जाए, या तो ये इसमें चला जाए, ये इसमें चला जाए, इसमें, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या हो सकता है, ये चारों एटम पे मूव कर सकता है, चारों एटम ए बी सी डी चारों पे। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स हमारा काम मूव कर रहा है ओवर मोर देन 2 एटम या 4 एटम पे मूव कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है हमारा कि इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन ओवर ए मोर देन 2 एटम, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड का मतलब हो गया सिंपल इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट मोर देन 2 एटम, इसे बोलते हैं डीलोकलाइज्ड। ठीक है, इसे बोलेंगे हम लोग डीलोकलाइज्ड। इससे भी आरएस बन सकता है, हाँ बन सकता है, हो सकता है इसका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चला जाए, तो ये तो हमारा खाली हो जाएगा, तो इसे बन जाएगा हमारा प्लस चार्ज। ठीक है, आगे हम लोग बनाने के लिए भी सीखेंगे आरएस, डीलोकलाइज्ड आरएस बनाने के लिए सीखेंगे। अभी तो हम लोग बस पिक्चर से बना रहे कि इसका केस यहाँ चला गया तो इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, तो ये बना रहे आपको माइनस चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन्स इसमें चला गया होगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज, अब प्लस माइनस मिलकर एक बॉन्ड बन जाएंगे, मतलब ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये दोनों जो आपस में आरएस बनाए हम लोग, ये दोनों क्या है आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या है आरएस। लेकिन ये आरएस हमारा किसके कारण आ रहा है, डीलोकलाइजेशन के कारण, इसे हम लोग सिंपल बोलेंगे डीलोकलाइज्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ऐसे हम लोग बोलेंगे लोकलाइज्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम लोग का पूरा स्टार्ट करेंगे कि डीलोकलाइजेशन क्या होते हैं, मतलब डीलोकलाइजेशन समझना है हमको, और उसके बाद इसका आरएस बनाने के लिए सीखना है। क्योंकि इसका आरएस बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके तरफ ही एरो चला देना है बस। तो यहाँ पे बनेगा कार्बन पे प्लस, यहाँ पे बनेगा नाइट्रोजन पे माइनस। हाँ इधर से भी चला सकते हैं, लेकिन वो लेस स्टेबल आरएस बनेंगे जब हम लोग रूल्स पढ़ लेंगे स्टेबिलिटी ऑफ
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो हम लोग फिर से इसको आएंगे कि कैसे बनाएं ताकि हमारा मोर स्टेबल आरएस बने, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में इसका काम देगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डीलोकलाइजेशन क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डीलोकलाइजेशन, ठीक। तो और क्लियर होगा कि रेजोनेंस हम लोग ये हाइपोथेटिकल फिनोमेना किस लिए पढ़ रहे हैं, मेन हमारा इसी के लिए पढ़ रहे हैं, डीलोकलाइजेशन के लिए। तो ध्यान रखना कि डीलोकलाइजेशन का मतलब हो गया पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स मूव करना है मोर देन 2 एटम। और जब हमने अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये हमारा क्या था, डीलोकलाइजेशन आपको समझा रहे थे कि 4 एटम के इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे ये हमारे स्ट्रक्चर बने थे, ये प्लस और ये माइनस। तो मान लेते हैं हम लोग लिख रहे थे यहाँ ए बी सी डी। तो यदि डीलोकलाइजेशन को कोई नहीं समझ पा रहा है तो सिंपल बोलेंगे, यदि किसी को आइडिया नहीं है कि डीलोकलाइजेशन क्या होते हैं तो उसको यदि सीधा बोलेंगे कि बी और सी जो होंगे, बी और सी में के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो वो बोलेंगे सर बी और सी के बीच में बॉन्ड ऑर्डर जो हमारा दिख रहा है वो हो गया हमारा 1, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन दीज 2 एटम्स, ठीक है। या बॉन्ड लेंथ बोलोगे तो मान लेते हैं यहाँ पे बॉन्ड लेंथ x होगा। लेकिन अब जो होगा इसका जो रियल हमारा मिला, मतलब इस मॉलिक्यूल्स का, या ब्यूट 1,3,1,2,3 ब्यूट 1,3 डाइन का जो हमारा रियल बॉन्ड ऑर्डर जो आया वो हमारा 1 से ज्यादा है, 1 नहीं है, 1 से ज्यादा, इसके बीच में बी और सी के बीच में, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ जो है हमारा बी और सी के बीच में रियल जो हमारा है वो हमारा है x से छोटा, मतलब x से छोटा है, ठीक, x से बॉन्ड लेंथ स्मॉलर देन x। अब कहीं पे भी मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड लेंथ का चेंज हो रहा है या बॉन्ड ऑर्डर का चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये तो एक रियल फेनोमेना, ये तो हाइपोथेटिकल फेनोमेना ही नहीं। इसका मतलब डीलोकलाइजेशन होते क्या है कि जब भी पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स 2 एटम से ज्यादा मूव कर रहे, ठीक है, तो ये प्रोसेस को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, और ये एक रियल फेनोमेना होता है। डीलोकलाइजेशन क्या होता है, रियल फेनोमेना। क्यों? क्योंकि इसमें बॉन्ड लेंथ का चेंज हो रहा है, और किसी भी मॉलिक्यूल से बॉन्ड लेंथ का चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो रियल कंसेप्ट है, एक रियल फेनोमेना है। तो इसी डीलोकलाइजेशन को समझने के लिए, इसी रियल कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर जैसे हमने ये ड्रॉ किया, ताकि ये बता पा रहा है कि सिंगल, ये बता पा रहा है डबल, तो इसका हाइब्रिड यदि लेंगे, मतलब इसका जो रियल स्ट्रक्चर बनाएंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये समझाना चाह रहा है कि आप जो 1 सोच रहे थे वो 1 नहीं, 1 से ज्यादा है, ठीक है। तो इसी डीलोकलाइजेशन को समझने के लिए हम लोग क्या बना रहे, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन, जो कि एक रियल कांसेप्ट होते हैं। तो ये हमारा होते हैं पूरा रेजोनेंस के समझने के लिए, ठीक है। तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे डीलोकलाइजेशन, मतलब समझना है कि डीलोकलाइजेशन मतलब एक मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ओवर मोर देन 2 एटम। अब सीखेंगे कि डीलोकलाइजेशन हम लोग सोचेंगे कब, कौन सा मॉलिक्यूल्स में डीलोकलाइजेशन होगा, मतलब हमारे एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिखेंगे हम लोग कंडीशन फॉर डीलोकलाइजेशन, कंडीशन फॉर डीलोकलाइजेशन, ठीक है। तो कंडीशन फॉर डीलोकलाइजेशन, तो हमारा जो कंडीशन बोलेंगे डीलोकलाइजेशन के लिए हमारा, तो जिसमें भी आप चेक कर रहे हैं तो आपका सिस्टम जो बोल रहे हैं प्लस बाई एस टी, सिस्टम जो होगा हमारा, सिस्टम मस्ट बी प्लेनर, सिस्टम तो आपका प्लेनर होना ही चाहिए, जहाँ पे आपको कंजुगेशन देखना है, जहाँ पे आपको डीलोकलाइजेशन देखना है सर, तो सिस्टम क्या होना चाहिए, प्लेनर होना ही चाहिए। दूसरा बोलेंगे कि आपके सिस्टम में कंजुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट, अब एक नया वर्ड आ गया हमारा कंजुगेशन, कंजुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट, कंजुगेशन प्रेजेंट होना ही चाहिए, पहले तो ये सीखेंगे, ठीक है। कंजुगेशन आपके सिस्टम में जहां भी कंजुगेशन प्रेजेंट होगा, और ये दोनों और प्लेनर भी होना चाहिए, तब जाकर क्या बोलोगे कि डीलोकलाइजेशन होगा। और इसी डीलोकलाइजेशन को समझाने के लिए क्या हम लोग ड्रॉ करेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड द डीलोकलाइजेशन, मतलब एक रियल कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट को डिराइव भी किए। अब समझ देखिए कंजुगेशन वर्ड क्या होता है, क्योंकि हमारा पूरा सिलेबस किस पे जा रहा है, कंजुगेशन पे। तो पहले ये समझ लेंगे, फिर क्या समझेंगे डीलोकलाइजेशन, फिर क्या सीखेंगे आरएस बनाने के लिए सीखेंगे। तो ये हमारा पूरा आरएस, पूरा हमारा थ्योरी, ठीक है। तो कंजुगेशन पहले समझते हैं कि होता है क्या। तो ध्यान रखना है कि कंजुगेशन का मतलब सिंपल बोलेंगे कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर p ऑर्बिटल्स, द इंटरमिक्सिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स या प्योर p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, टू फॉर्म ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कॉल्ड कंजुगेशन। ऐसा कंसेप्ट हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े थे, वहां पर हम लोग ओवरलैपिंग नाम की चीज पढ़े थे। यहाँ पे क्या बोलेंगे कंजुगेशन मतलब p ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग, p ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग टू फॉर्म ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे हम लोग दिखाते कुछ
एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ बना रहे हैं पी ऑर्बिटल्स, एक पी ऑर्बिटल्स यहाँ पे, एक पी ऑर्बिटल्स यहाँ पे, एक पी ऑर्बिटल्स यहाँ, एक पी ऑर्बिटल्स यहाँ, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये चार ऑर्बिटल्स क्या होंगे, आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। ये चार ऑर्बिटल्स क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे। और इंटरमिक्स होने के बाद क्या बनेगा, इससे बनेगा हमारा एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक नहीं मतलब जितने ऑर्बिटल्स होंगे चार होगा, तो चार इंटरमिक्स करेंगे तो चार बनेगा, मतलब दो बॉन्डिंग और दो एंटी बॉन्डिंग। तो जब भी हमारा पी ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होगा, जब भी पी ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा, तो यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या बोलोगे, उसे उस प्रोसेस को बोलते हैं कंजुगेशन। और डिटेल में समझते हैं। ये हमारा दो ऑर्बिटल्स पी का, इसमें एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ, इसका भी दो ऑर्बिटल्स इधर, तो ये दोनों हमारा कंबाइन करेंगे और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड, ठीक। तो कितना ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, चार, तो चार बनेगा। तो पहला पाई बॉन्ड मान लेते हैं यहाँ पाई 1 रहा होगा, पहला पाई 1 बना होगा, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर हमारा जितना नीचे उतना ऊपर पाई 1 स्टार एंटी बॉन्ड, फिर बोलोगे दूसरा पाई बॉन्ड पाई 2, तो इससे जस्ट हमारा यहाँ पे क्या बना होगा, पाई 2 स्टार। चार इलेक्ट्रॉन्स फिल करना तो चार फिल करते, 1 2 3 4। ये हमारा कंजुगेशन, मतलब जब जब कंजुगेशन होगा तो क्या बनेगा हमारा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारा था कंजुगेशन। कंजुगेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बाय द इंटरमिक्सिंग या बाय द ओवरलैपिंग ऑफ प्योर पी ऑर्बिटल्स। ये तो हमारा हो गया कंजुगेशन। अब समझते हैं कि कंजुगेशन यदि नहीं होता तो क्या होता। तो यदि कंजुगेशन नहीं होगा तो ये हमारा फॉर्मेशन ही नहीं होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। यहाँ तक तो क्लियर। उसके बाद बोलेंगे कंजुगेशन होने से क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, और जहां जहां कंजुगेशन होगा उसका एनर्जी मॉलिक्यूल्स का घटेगा। क्योंकि पहले देखो हमारा क्या था, ये हमारा एनर्जी लेवल था इलेक्ट्रॉन्स का ओवरलैपिंग का, पहले ये था हमारा, लेकिन जैसे ये दोनों आपस में इंटरमिक्स हुए तो एनर्जी का लेवल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ये भी हमारा घटा यहाँ से यहाँ, और ये भी हमारा एनर्जी लेवल घटा। तो ये मान लेते एक्स, ये मान लेते वाई। पहले हमारा एनर्जी लाइन ये था, अब क्या होगा, एनर्जी लाइन नीचे आ गया। मतलब जिस भी मॉलिक्यूल्स में कंजुगेशन होगा तो ओवरलैपिंग होने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब एनर्जी लेवल क्या होगा, घटेंगे। और जितना ज़्यादा कंजुगेशन होगा उतना नीचे ये घटेगा, उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। मतलब कंजुगेशन होने से क्या होते हैं, मॉलिक्यूल से एनर्जी रिलीज होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, एनर्जी रिलीज होते हैं, जिसके कारण स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। और कहीं पे कंजुगेशन होगा ही नहीं, इसका मतलब ये फॉर्मेशन होगा ही नहीं, ये फॉर्मेशन नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा। ठीक है। तो ध्यान रखना कि जहां जहां कंजुगेशन होगा वहां से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, और जैसे एनर्जी रिलीज होगा तो हमारा क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो ये नोट करके याद रखना, आगे हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां पे इसका एप्लीकेशन काम देगा। ठीक है। और जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, उतना ज्यादा एनर्जी घटेगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ये इंफॉर्मेशन अभी ध्यान रखना। तो कंजुगेशन मतलब क्या बोलेंगे, सिंपल फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कंजुगेशन जो होगा उसका कंडीशन क्या होगा। मतलब मेन हमारा टॉपिक सब आ गया कि कंजुगेशन, तो लिखेंगे कंडीशन फॉर कंजुगेशन, कंजुगेशन के लिए क्या कंडीशन होंगी। ठीक है। कंडीशन फॉर कंजुगेशन में ध्यान रखना है कि कंजुगेशन होने के लिए, ठीक है, कंजुगेशन होने के लिए पी ऑर्बिटल्स, कंजुगेशन होने के लिए पी ऑर्बिटल मस्ट बी पैरेलल, मस्ट बी पैरेलल, पैरेलल होना ही चाहिए। और एंड मतलब और नहीं, एंड पी ऑर्बिटल मस्ट बी एडजेसेंट, पी ऑर्बिटल मस्ट बी एडजेसेंट, एडजेसेंट भी होना ही चाहिए। मतलब पी ऑर्बिटल एडजेसेंट भी होना चाहिए और पैरेलल पैरेलल भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन होगा तभी बोलोगे कंजुगेशन होगा, अन्यथा कंजुगेशन नहीं होगा। ठीक है। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था, जैसे यहाँ पे बना रहे थे, बोलेंगे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन, तो बोलेंगे क्या ये दोनों कंडीशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा। बोलेंगे पी ऑर्बिटल सारा क्या आ गया, पैरेलल हो गया और एडजेसेंट भी। ये चारों के चारों पी ऑर्बिटल्स क्या है, पैरेलल भी है एडजेसेंट भी है। तो बोलेंगे हाँ यहाँ पे कंजुगेशन प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है हमारा, कंजुगेशन प्रेजेंट है। ठीक है। और जहां भी कंजुगेशन प्रेजेंट होगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो ये हमारा होता है पूरा कंजुगेशन होने का कंडीशन। तो ये दोनों को थोड़ा ध्यान रखना है कि पी ऑर्बिटल्स क्या होना चाहिए, एडजेसेंट भी होना चाहिए, और पी एडजेसेंट भी होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए। कुछ और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं जिसमें कि ये कंडीशन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, तब जाकर हम लोग फिर एग्जाम के लिए नोट कर ले कुछ पॉइंट। यहाँ पाई बॉन्ड हमारा अल्टरनेट ही होना चाहिए। ठीक है। जैसे
जैसे हमको चेक करना है क्या यहाँ पे कंजुगेशन है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं थोड़ा देखते हैं। इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या होगा, sp, ठीक है। एक दो सिग्मा बॉन्ड बनाए तो sp। तुम p का तो 3 ऑर्बिटल्स होते, तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए मान लेते px चला गया होगा, तो इसका हाइड्रोजन बोल रहा है spx, ठीक है। spx मतलब x ऑर्बिटल का यूज किया होगा, p ऑर्बिटल मान लेते हैं। तो पाई बॉन्ड जो बनाया होगा हमारा बचे हुए ऑर्बिटल्स बनाते थे, तो ये मान लेते पाई बॉन्ड जो बनाया होगा कार्बन का, ये बनाया होगा p बाई, तो इसका भी रहा होगा पैरेलल p बाई। इसका जो बना होगा तो क्या बोलोगे, इधर रहा होगा pz, तो इधर रहा होगा हमारा pz। अब बताना है कि क्या ये सही में ओवरलैपिंग होगा या नहीं होगा, मतलब ये हमारा कंजुगेशन है या नहीं। तो इसमें बोलो इसका ऑर्बिटल्स कौन सा है, पाई pz वाला, इसमें pz तो है और एक p बाई भी है, ठीक है। इसमें दो ऑर्बिटल्स है, p बाई भी और pz भी, और इसमें p बाई भी। तो आप खुद सोचिए कि क्या हम बोले कंडीशन कि पैरेलल भी होना चाहिए और एडजेसेंट भी होना चाहिए। तो यदि इसका p बाई लेंगे तो इसका p बाई लेंगे तो इस दोनों के बीच में नहीं होगा। हाँ, इस दोनों के बीच में तो हो सकता है क्योंकि p बाई, लेकिन फॉर्मेशन नहीं होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, बस ये दोनों के बीच में क्या होगा, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। फिर बोलेंगे सर इसका p बाई ले लीजिए, इसका p बाई ले लीजिए, और इसका लेने जाओगे तो इसका क्या आ जाएगा pz, जो कि परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब नहीं होगा। तो इसका pz, इसका pz, तो इसका p बाई नहीं होगा, कि ये pz तो ठीक है पैरेलल है और आपका एडजेसेंट भी है लेकिन परपेंडिकुलर आ रहा है। तो इसमें क्या बोले कि पैरेलल तो एडजेसेंट तो है लेकिन पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये pz और यहाँ पे p बाई और यहाँ पे pz, तो हमारा परपेंडिकुलर आ जाता है, तो यहाँ पे कंजुगेशन नहीं। और देखते हैं जैसे एग्जांपल एक और CH2 CH CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, चेक करना कि यहाँ पे कंजुगेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका हाइड्रोजन हो जाएगा हमारे क्या sp2, तो मान लेते px और p बाई चला गया, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना होगा, pz और pz। सिमिलरली यहाँ पे sp2, यहाँ pz और pz, लेकिन इसका तो हाइड्रोजन sp3 है, sp3 मतलब सारे ऑर्बिटल चले गए हैं सिग्मा बॉन्ड में, तो पाई बॉन्ड तो है ही नहीं। अब बताओगे कि सर इसका तो pz है, इसका तो pz है, इसका भी pz है, इसका भी pz है, तो चारों तो pz आ ही गया, पैरेलल भी है, लेकिन क्या बोले एडजेसेंट अब नहीं। अब ये एडजेसेंट नहीं, क्योंकि एडजेसेंट इसको यहाँ होना चाहिए, एक पोजीशन क्या हो गया, मिस हो गया, मतलब यहाँ पे भी कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए लिखा है कि कंजुगेशन होने के लिए आपको दोनों चीज होना चाहिए, दोनों मस्ट भी होना चाहिए, मतलब एडजेसेंट भी होना चाहिए और पैरेलल भी होना ही चाहिए। तो यहाँ से हम लोग नोट करके क्या लिखेंगे कि कंजुगेशन होने के लिए पाई पाई के लिए नोट करके लिखेंगे कि पाई पाई होने के लिए कि पाई बॉन्ड होना चाहिए और अल्टरनेट एक पोजीशन पे क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड और होना चाहिए, ताकि इससे क्या हो जाए कि अपने आप p ऑर्बिटल्स क्या हो जाए, पैरेलल भी हो जाए और p ऑर्बिटल्स एडजेसेंट भी हो जाएंगे। तो ये हमारा नोट करके कि कभी भी आपको चेक करना है कि हमारा पाई पाई कंजुगेशन है या नहीं है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड और दूसरा फिर से एक पाई बॉन्ड आना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो बोलेंगे पाई पाई कंजुगेशन है हमारे मॉलिक्यूल्स में। जैसे देखते हैं, जैसे हम लोग लिख रहे हैं एक हम लोग लिख रहे हैं बेंजीन, ठीक है। जैसे बोलेंगे पाई पाई है या नहीं, तो क्या कैसे चेक करने के लिए बोले पाई अल्टरनेट पाई, तो पाई बॉन्ड फिर एक पोजीशन अल्टरनेट फिर पाई फिर पाई फिर अल्टरनेट फिर पाई, इसमें कंजुगेशन है, पूरे रिंग में कंजुगेशन है, पाई अल्टरनेट पाई पाई अल्टरनेट पाई पाई अल्टरनेट पाई। यदि इसका पिक्चर भी बनाएंगे तो सारे p ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट भी हो जाएंगे और पैरेलल भी हो जाएंगे, मतलब इसमें कंजुगेशन प्रेजेंट है, इसमें कंजुगेशन प्रेजेंट है, ठीक है। तीन कंजुगेशन प्रेजेंट है, और जब भी कंजुगेशन प्रेजेंट है और सारे प्लेनर भी है sp2 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 मतलब सारे प्लेनर भी है, इसका मतलब इसमें डीलोकलाइजेशन होगा, जहां भी डीलोकलाइजेशन होगा तो इसका RS बनाएंगे, तो इसका RS बनाने के लिए सीखेंगे हम, ठीक है। तो हमारा ये हमारा कंजुगेशन, तो कंजुगेशन में कंडीशन आपको लिख दिए। अब हम लोग को पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि कितने तरीका से हम लोग को कंजुगेशन हमारे सिलेबस में है, और जहाँ जहाँ कंजुगेशन होगा तो वहाँ तो हम डीलोकलाइजेशन सोचेंगे, और जहाँ जहाँ डीलोकलाइजेशन होगा वहाँ हम लोग क्या सीखेंगे, RS बनाने के लिए सीखेंगे। तो हम लोग पहले लिखते हैं पूरा टाइप्स ऑफ कंजुगेशन जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ कंजुगेशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंजुगेशन, तो कंजुगेशन का टाइप्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे सिलेबस में टाइप्स ऑफ कंजुगेशन जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग का टाइप्स है पाई पाई कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, पाई पाई कंजुगेशन। दूसरा हम लोग पाई पॉजिटिव कंजुगेशन, हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम से भी समझाएंगे। फिर पाई नेगेटिव कंजुगेशन, पाई लोन पेयर कंजुगेशन, और सबका RS बनाने के लिए सीखना है। फिर हम लोग पाई फ्री रेडिकल कंजुगेशन, फिर लोन पेयर
टू वैकेंट पी या डी ऑर्बिटल्स, पी या डी ऑर्बिटल्स कंजुगेशन, इसे हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे बैक बॉन्डिंग, ठीक है। लोन पेयर टू वैकेंट पी और डी ऑर्बिटल्स, इसे बोलोगे हम लोग बैक बॉन्डिंग। तो ये हमारा क्या हो गया पूरा सिलेबस, मतलब ये 6 टाइप्स का कंजुगेशन हमारे सिलेबस में पढ़ना है एक एक करके। आपने जब कंजुगेशन होगा, यदि सिस्टम प्लेनर हो गया तो हम लोग क्या चेक करेंगे, फिर से आरएस बनाने के लिए सीखेंगे। तो ये पूरा टॉपिक हमारा कहाँ तक था, कंजुगेशन तक। एक बार इसको क्या करेंगे हम लोग देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले दिन से पूरा कंजुगेशन, मतलब ये टाइप्स ऑफ कंजुगेशन जो होगा हमारा उसको डिस्कस करेंगे। पाई बाई कंजुगेशन, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई लोन पेयर, पाई फ्री रेडिकल, पाई वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो हम लोग अभी सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, अभी हम लोग कहाँ पे आकर रुके हुए, कंजुगेशन। अब जहाँ जहाँ कंजुगेशन होगा, सिस्टम प्लेनर हो गया तो बोलेंगे डी लोकलाइजेशन हो गया। जैसे डी लोकलाइजेशन हो गया तो हम लोग सीखेंगे कि उसका आरएस कैसे बनाएंगे, फिर आरएस बनाने के लिए सीखेंगे, फिर उस आरएस का अगले लेक्चर में या उसके अगले में स्टेबिलिटी ऑफ आरएस अरेंज करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग स्टेबिलिटी देखेंगे आरएस का। फिर हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। ऐसे करके हमारा सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा।